टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देता है। क्या ये पर्याप्त कारण है किसी भी पुरातत्व के स्मारक को शूटिंग के लिए देना? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जब तक उसका संबंध भारत के इतिहास से ना हो और ख़ास तौर पर उस काल विशेष से उसका संबंध ना हो, तो कोशिश की जाए कि इसको डिस्करेज किया जाए, उसको मना की जाए। लेकिन हम सभी बड़ी होड़ में हैं कि जितने जल्दी हो देश का पर्यटन बढ़ जाए। और स्मारकों का क्या होगा? अगर आपको याद है किसी को, तो बिहार के एक मंत्री थे और केंद्र सरकार में भी थे। उन्होंने नालंदा को लेकर ये कहा था कि ये इतने सारे स्मारकों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इसमें से एक टुकड़ा रखो, बाकी सब हटा दो। तो जो तुमने कहा था संगीत, चित्र और विरासत, तो मैंने तुम्हें एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसमें ये तीनों आ गए हैं। अब दर्शक तय करेगा कि ये ठीक है या नहीं है। यहाँ पे बैठी हैं मेरी एक मित्र, आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं, डॉक्टर तिशरक्षिता हैं क्या कहीं? अभी तक आई नहीं है। उनसे पूछूंगा बाद में कि ये क्या सही था। सर मित्र धोखा दे गए। धोखा दे गए। जो आप अभी बात कर रहे थे चंद्रकांत जी, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उस जगह का संबंध भारत से नहीं है या उस जगह का संबंध विरासत से नहीं है, तब आप फेक सेट क्रिएट करते हैं एक, और उस सेट क्रिएट करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसका संबंध हमारी विरासत से रहा होगा। ऐसे में कई बार वो फेक लगता ही है और आप उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तब क्या ऐसे में उस सेट का विकल्प वो विरासत स्थल नहीं हो सकते जो कि उस मोमेंट पर उस गाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वो फेक सेट तो नहीं है? तुम मुझसे इसका उत्तर चाहते हो? अच्छा। मुझे लगा ये आरोप तो नहीं लगा रहा। नहीं। नहीं, मेरा नीतियों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट पे शूटिंग की फीस 10,000 रुपये है एक दिन की। जिस मॉन्यूमेंट को बनने के लिए सैकड़ों साल लगे, जिसकी सुरक्षा हजारों वर्षों से की जा रही है, वहाँ पर भारत सरकार 10,000 रुपये में शूटिंग करने की अनुमति देती है। और पराग मेरे साथ होगा कि एक प्रसिद्ध नायिका की हेयर ड्रेसर वो कम से कम 40,000 रुपए प्रतिदिन लेती है। इसमें मैं बड़ी तालिकाओं की बात नहीं करता हूँ, इससे मुझे ईर्ष्या नहीं है, परंतु ये हमारी संवेदना है। जब हम लोग फ्लोर पर शूटिंग करते हैं, शूटिंग फ्लोर पर, वहाँ भी अखिलेंद्र बताएगा कि लाखों रुपए हम देते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि किसी फिल्मकार ने मॉन्यूमेंट के संरक्षण के लिए अपनी ओर से कोई अनुदान दिया हो? आज तक किसी ने नहीं दिया, जबकि अधिकतर लोग वहां पर शूट करके आए हैं। या उसके संरक्षण के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास हुआ? इसका उत्तर नहीं है। पान, तंबाकू, बीड़ी से लेके हर चीज का प्रचार हो जाएगा, लेकिन विरासत के लिए यदि कोई कहता है तो बस मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ये मतलब आप दोनों से मैं सवाल एक पूछना चाहूँगा, अखिल जी आपसे और आपसे भी, कि ये बात सही है कि विरासत को संजो के उस तरह से नहीं रखा जाता शूटिंग के दौरान, लेकिन हम सब लोग भी उतना ही गैर जिम्मेदार होते हैं जब देखते जाते हैं वहाँ प्लास्टिक फेंका जाता है, बॉटल्स फेंकी जाती है, पॉलीथीन अपने रैपर फेंके जाते हैं। तो हम लोग एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री से हम ये उम्मीद करें कि वो सेट की जगह फिल्म वहाँ पर सेट पे शूट करे, वहाँ ना शूट करे और उसको सजो के भी रखा जाए। मैं तो यही कहने वाला था, मेरा शायद पहला वाक्य यही होता अंजुम के लिए कि अंजुम हिंदी सिनेमा से कोई उम्मीद करते ही क्यों? मैं भारतीय सिनेमा की बात नहीं करता हूँ, नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदी सिनेमा से इस प्रकार की कोई उम्मीद आप न करें। और उसका कारण मैं नहीं हूँ, या उसका कारण अखिलेंद्र भाई भी नहीं है। उसका कारण ये है कि सिनेमा ने अपने सामाजिक दायित्व को कभी स्वीकार ही नहीं किया है सिद्धांत के तौर पर। और यदि आप उनको ये कहेंगे कि आपका कोई सामाजिक दायित्व है, तो उनका उत्तर होगा कि
तो आप अपने को अस्पताल में दिखा के आइए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। इस तरह की बातें हम लोग वहाँ नहीं करते। इसीलिए फिल्में बनाना कम कर दिया। मैंने नहीं, एक तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी फिल्में बनाई जाए। मेरे साथी अक्सर लिखते रहते हैं और मैं अलग अलग स्थानों पर गया हूँ। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक समय था मैं कृष्ण पर, योगेश्वर कृष्ण पर फिल्म बना रहा था और उसके लिए एक अभिनेत्री के पास गया, बहुत बड़ी अभिनेत्री, नाम लेना ठीक नहीं है किसी का। उनसे मैंने कहा कि मेरे निर्माता चाहते हैं कि आप गांधारी का रोल करें। वो इस गांधारी मैंने बताया गांधारी ये हैं। और उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी गलती की, हमने उनके चित्र भी बनाए थे। तो चित्र हमने उनको दिखाया कि आप गांधारी की भूमिका में ऐसे ही दिखाई देंगी। व्हाट इज दिस ऑन माई आईज? मैंने कहा दिस इज पट्टी। बोले व्हाई देयर इज पट्टी? मैंने बताया कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने भी स्वयं से निर्णय कर लिया था कि मैं भी अपनी आंखों पर पट्टी लगाए रखूंगा। नो नो नो, आई विल नॉट डू दिस रोल। मेरी आंखें ही तो खूबसूरत हैं, आप वही नहीं दिखाएंगे तो मैं ये रोल क्यों करूं? मेरी बात वहीं खत्म हो गई। एक बहुत बड़े अभिनेता के पास मैं दुर्योधन के लिए गया था, तो वो दुर्योधन बोल नहीं पाए। नहीं, मैंने कहा सर वो धीरे धीरे हम, और कहने का मतलब है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, वो प्रोजेक्ट क्यों क्रैश हुआ। बहुत बड़े देश के उद्योगपति अपनी श्रद्धा के कारण वो फिल्म बनाना चाहते थे और हिंदी फिल्मों का एक डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने खबर पड़ी है कि आप कई 100 करोड़ की ये फिल्म बना रहे हैं। बोले हाँ बना रहे हैं। बोले साहब जो कृष्ण टेलीविजन पे मुफ्त में देखने को मिलता है उस पर आप 100 करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? और उसी समय वो प्रोजेक्ट, क्योंकि एक निर्माता के मन में आपने एक बीज बो दिया है। वो बीज क्या है कि कृष्ण तो मुफ्त में दिखाई देते हैं टीवी पर, उसके लिए आप लागत क्यों लगा रहे हैं? तो ये समझाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। संदीप जी और अखिलेश जी, आप दोनों से सवाल है। बहुत देर से बारी आनी, मैंने कहा अब पूछूंगे, अब पूछूं। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब तो बोल ही रहे हैं। आप तीनों से सवाल है, आपसे भी। 100वां साल है राज कपूर का। राज कपूर सेंटेनरी हम लोग मना रहे हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके परिवार से मुलाकात की, सब किया। जिस संगीत सिनेमा विरासत की हम लोग बात कर रहे हैं, राज कपूर, उनका परिवार एक लेगेसी लेकर चला है। बहुत से लोग मानते हैं कि वो डिमिनिश होती हुई चली गई कहीं ना कहीं। इसके पीछे केवल एक परिवार का हाथ तो नहीं हो सकता है। उस लेगेसी के डिमिनिश होने के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे कि संगीत सिनेमा और विरासत की बात हम लोग कर रहे हैं, वो तीनों में हमको कहीं ना कहीं विघटन दिखाई दे रहा है। सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। मैं बच गया। और ऐसा लोग मानते हैं, हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही पहलू हैं इस बात के। So, how do you want me to answer this? जैसा भी आप चाहें। Raj Kapoor legacy, diminishing of Raj Kapoor's legacy, please. Okay, but before I begin, because we're talking about Sangeet, cinema or Virasat, even today, from the time it was telecast, this gentleman out here, he is a cultural icon, he is a national treasure, sitting right next to us. We are fortunate that we are living and breathing the same air that he does. I'm not saying this just to please him or anything, but what he has accomplished in Chanakya, he has recreated a world, both physically, culturally, linguistically, which will never come back. 2,300 years, ancient India, he has recreated it in a studio, yes, maybe outdoor also. So this, I think, his Chanakya series, it's when you say Virasat and Sangeet and whatever cinema, I'll consider television also as cinema, but same medium. So essentially what he has done is that the detailing matters in such historical themes. You will not see any musical instrument which did not exist in those times. He has
for the background music for everything in Chanakya, you will not find any instrument that is older than, that is newer than 1,500 years. He wants to know about Raj Kapoor. I'll come to him. I'm taking your example because what I'm going to say about Raj Kapoor's legacy will have a neat tie-in with that. Please go ahead, sir. So that he has done. And अगर आपको वो उस कालखंड का मगध साम्राज्य कैसा होता था, it is not easy doing this kind of thing. हमारा दौर्भाग्य है कि when was this released? 91, 93? Yeah, 91. Till now, about 40 years have passed. Not a single scholarly work, not a single work of aesthetic, appreciation about the landmark series that he has made has still come even today. We have to collectively hang our heads in shame. उसका detailing आप देख लीजिए, and even the purity of language, you will hardly find any Urdu word there. So there are multiple dimensions. एक सागर की तरह, if you dig a ocean, what will you get? You will get even more ocean. So that is the expanse and the depth. Sir, sorry to interrupt. You use the word purity of language. Sir, what is purity of language? Because nothing is pure. Meaning? You said purity of language. Yeah. I want to ask, what is purity of language? Because nothing is pure in this world. What do you mean nothing is pure in this world? How can language be so pure? What do you mean how can language? Look, okay, let me put it this way. There is no bastardization of Hindi in the dialogues in Chanakya. Now it's fine, sir. Yeah. Because many words which we speak in Hindi, they come from Arabic and Sanskrit. Yeah. From Farsi or Sanskrit se aaye hain. That's why I asked, what is purity? I hope I answered it. Please. Yeah. So now we'll come to the legacy of Mr. Raj Kapoor. So what exactly is the legacy of Mr. Raj Kapoor and his cinematic corpus? How much of, he might be a pioneering filmmaker. His contribution, positive, is undeniable. But Raj Kapoor's overall corpus of work, if you look at it, it has played a big role in promoting this nonsense, utter trash called Ganga Jamuni Tezi, which is fictional. How has Mr. Raj Kapoor depicted Stritva, meaning the aspect of the sacred feminine in our culture? How is it depicted? I don't want to use vulgar language, but you can look at those songs and the depiction of women in his movies. And this whole thing about Ishwar and Allah are same. No, they're not. So these are the things. Mr. Raj Kapoor, like I said, his overall, he might be a cinematic genius, all those technical aspects, I'm not qualified to speak. But because cinema is also an inextricable aspect of our cultural legacy, we have to analyze it from that fashion. So this whole Ganga Jamuni Tezi back here and degrading the status of women. All this Satyam Shivam, you can't watch these movies with a straight face now. It really doesn't matter. अपने यद्भावं तद्भवति, अपने दृष्टिकोण हो सकता है, but what the legacy of Ram Teri Ganga Meli, why do you want to show this Mandakini in that kind of a fashion? हमारे शास्त्र में कहा लिखा, even नाट्य शास्त्र, you are an expert, which brings me back again to Chanakya that he made. There is almost a 1-to-1 match in the principles of Bharat Muni's Natya Shastra and his way of filmmaking in Chanakya. Whether he did it consciously or not, that's separate. Theory is separate, the final output is separate. But इन्होंने क्या किया है? This Raj Kapoor का legacy. Perhaps he's done, Mera Naam Joker, a teenage boy. He's reduced to the status of a warrior spying on his own teacher bathing. Is this Hamara Virasat? Is this? No. I don't need to answer this. मेरी असहमति है हालांकि इस बात से, वो उस पर जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट भी जाएगी। अखिलेश जी, क्या इस बात से आपकी सहमति है जो कह रहे हैं?
इन्होंने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा। मैं राज कपूर के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं उनको सिर्फ रामतरी गंगा मैली और सत्यम शिवम से नहीं आंक सकता। मैं उनको आवारा और अनाड़ी और बरसात से भी आंक सकता हूँ, जागते रहो से आंक सकता हूँ। जब नियो रियलिज्म सिनेमा का दौर शुरू हुआ, जब देसिका जैसे फिल्म मेकर, फेलिनी और रसोल्नी जैसे फिल्म मेकर जब इटली में, फ्रांस में जागृत हो रहे थे, तो उनका प्रभाव विश्व के हर देश के फिल्म मेकर्स पे पड़ा। राज कपूर जी पे भी पड़ा, बिमल रॉय पे भी पड़ा, बी शांताराम पे पड़ा। हमारे यहाँ फिल्मों का दौर जब शुरू हुआ बनने का, जिस तरह से संगीत को उजागर किया इन लोगों की फिल्मों ने, जिस तरह से सिनेमा, भारतीय सिनेमा की विरासत खड़ी हुई, आप नकार नहीं सकते कि उस विरासत का एक स्तंभ नहीं है ये। आप ये सोचिए कि क्या हिंदी सिनेमा अपनी विरासत को संभाल पा रही है? नहीं, ये बात करनी है। 1913 में फिल्म बनी, पहली फिल्म भारत की है राजा हरिश्चंद्र। हॉलीवुड की पहली फिल्म है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये मानसिकता का फर्क दिखाता है सिनेमा। वहां की मानसिकता क्या है? द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। यहां की मानसिकता है राजा हरिश्चंद्र। लेकिन वही जब सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का 100 साल पूरा होता है, तो वही 2013 में पहली फिल्म बनती है हिट स्टोरी 2। लव, वायलेंस, रोमांस, अश्लीलता से भरपूर। ये डिग्रेडेशन है। पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1936 मराठी फिल्म संत तुकाराम को आया था। ये विरासत है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 10 साल के बाद 1946 कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नीचानगर, चेतनानंद की। ये भारतीय विरासत है। क्या उन विरासत को हम संभाल पा रहे हैं? भारतीय विरासत, जिस तरह से संगीत 1949 में 3 फिल्में रिलीज हुई, बरसात, महल और अंदाज, और तीनों के संगीत, म्यूजिक जो है सुपर हिट, और तीनों में एक ही सुपरस्टार कॉमन थी, लता मंगेशकर। ये संगीत क्या उस विरासत को संभाल पा रहे हैं? क्या गाना गाते हैं आज के सिंगर पता नहीं चलता। क्या वर्ड्स है म्यूजिक में पता नहीं चलता। क्या इन पिछले 10 सालों में या 15 सालों में कोई गाना याद है, जुबान पे चढ़ी है? क्या पहले हम गाना रटते थे जो गाने आज भी याद हैं हमें? क्या हमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता था जो गाने मुझे याद है या आपको याद है, जो लोग उस जमाने के हैं जब म्यूजिक का वो स्वर्णिम युग हुआ करता था, संगीत का, जब सामाजिक सरोकार की फिल्में बना करती थी। लोठार लुस्टे, डॉक्टर लोठार लुस्टे जर्मनी के हिंदी पढ़ाते थे जर्मन विश्वविद्यालय में। वो जब भी भारत आते थे सिनेमा की तरफ देखते थे। भारतीय साहित्यकार, चाहे वो दिनकर जी हो, रेणु जी हो, सबसे उनकी पहचान थी। और वो आकर फिल्में देखते थे और वो फिल्म खोज रहे थे जिस फिल्म में, एक ही फिल्म में पूरे भारत दिखे, पूरा भारत दिखे एक ही फिल्म में, और उनको दिखता नहीं था। तीसरी बार जब आए वो 1971-72 में, तो फिल्म रिलीज हुई थी दो रास्ते, राज खोसला की फिल्म, राजेश खन्ना, मुमताज बलराज साहनी। उन्होंने ये फिल्म देखी और कहा कि दिस इज द फिल्म जिसमें भारतीयता है, भारतीय ताना बाना है, समाज दिखता है, परिवार दिखता है, संगीत दिखता है, गीत दिखता है। अब मैं इस फिल्म पे रिसर्च करूंगा। और तब तीनमान के संपादक हुआ करते थे रघुवीर सहाय जी। पूरी मंडली बनी
राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, बिहार तब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। इन 4 राज्यों में प्रोजेक्टर लेकर गांव-गांव घूमे थे वो लोग, फिल्में दिखाई थी। उस फिल्म को दिखाया, उसके साथ साथ और भी उस तरह की फिल्में उन्होंने चूज की और दिखाया। उस पर पूरा रिसर्च हुआ, एक प्रश्नावली बनी, पूरे देश से पूछा गया। सहाय जी ने उसको दिनमान में छापा और प्रश्नों का उत्तर आया पूरे देश से। सिनेमा को लेके ये जागरूकता, क्या आज कोई भारत का विद्यार्थी, भारत का फिल्म में रुचि रखने वाला, फिल्म को जानने वाला, फिल्म को समझने वाला, या विदेश का कोई विद्यार्थी भारतीय सिनेमा को ढूंढे, उस पर रिसर्च करना चाहे, जिसमें संपूर्ण भारत की झलक दिखती हो, ऐसी कोई फिल्म बन रही है? नहीं, एक भी ऐसी फिल्म नहीं बन रही जिसमें संपूर्ण भारत दिखे, भारतीय ताना बाना हो, परंपराएं हो, लोक लाज हो, व्यवहार हो, संबंध हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, भाषा हो, संगीत हो, गीत हो, नृत्य हो। नहीं, आजकल तो बड़े बड़े फिल्म मेकर और स्टार्स बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हैं, अरे हम प्रीच करने के लिए थोड़ी फिल्म बनाते हैं, हम तो पैसा कमाने के लिए जमाते हैं। जब सिनेमा को आप व्यापार समझ लीजिएगा तो यही हश्र होगा, और बड़ा बड़ा हश्र हुआ है, और इनको एहसास हो रहा है इस समय दक्षिण भारत की फिल्मों को देख देख के हो रहा है। अब कब सुधरेंगे ये पता नहीं। मैं उसी फटर्निटी से हूं, मैं कबूल कर रहा हूं इस बात को, ठीक है सर। लेकिन मुझे कहने में कोई ये नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि सिनेमा को अपने डेकेड्स के हिसाब से, उस रिजीम के हिसाब से भी देखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वही विरासत है। राज कपूर से सहमति असहमति हर किसी आदमी की है, लेकिन वही राज कपूर की फिल्म है जिसमें शैलेंद्र गाना लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल का हाल सुने दिल वाला, मीठी सी बात ना मिर्च मसाला कहता रहेगा कहने वाला कोई नहीं है। आप अपनी बात सीधे सीधे शब्दों में कहलाना चाह रहे हैं। ये वही सिनेमा और उसकी संगीत और उसकी विरासत है जिसमें आप राजनीति को सीधे सीधे डिपिक्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का लेने हिसाब आए हैं। ये वही राजनीति और वही डिपिक्ट कर रहा है और ईश्वर को डिपिक्ट कर रहा है जिसमें गुलजार अपना पहला गीत लिख रहे हैं, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। ये वही राजनीति, वही सिनेमा और वही विरासत है जिसमें आंधी जैसी फिल्म बन रही थी, और ये वही सिनेमा है जिसमें आपने नई सरकार के आने के बाद तमाम हीरोइक पर्सनालिटीज पर फिल्में बनती हुई देखी, जिसमें एक सम्राट पृथ्वीराज हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने भी बनाई। तो आपको सिनेमा को, उसकी विरासत को संपूर्णता में देखना होगा और उसके डेकेड्स और रिजीम के हिसाब से भी देखना होगा। वो रिजीम चाह क्या रही है। एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, मैं 1 मिनट लूंगा, जिसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि ऊपर से जो आप टपकाएंगे वो रिस कर नीचे आएगा। दिल्ली का विकास करेंगे तो एनसीआर का विकास होगा। इसी तरीके से सिनेमा में जो ऊपर से टपका, राजनीति से या कहीं से भी, वो रिस कर नीचे आया, और कोशिश की सिनेमा वालों ने कि हम उस दौर की रिजीम को खुश करने की कोशिश करें और उसके हिसाब से गाने या फिर बनाएं। बहुत कम हमारे यहाँ ऐसे कलाकार या निर्देशक या लोग हुए हैं जो उसके खिलाफ गए हैं। 70 के दशक में आपके यहाँ नारा लग रहा था गरीबी हटाओ का पूरा लोग गुस्से में थे, तब एंग्री यंग मैन का जन्म होता है आपके यहाँ और अमिताभ बच्चन जैसा किरदार खड़ा होता है। तो समाज क्या चाह रहा है वो सिनेमा में दर्शाया उस तरीके से जाता है। लेकिन ये सवाल आपसे भी और आपसे भी, हस्तक्षेप बीच में रोकता जी हूं। जी, सवाल ये था कि क्या स्वर्गीय राज कपूर की बिल्कुल। विरासत नीचे आई है या ऊपर गई है, हाँ। यही सवाल था ना। लेकिन वो संपूर्णता में देखना होगा। हमारे संदीप उस दिशा में जा रहे थे। क्या आपको पता है कि सब और 100 साल कुछ लोगों के हुए? एक नाम मैंने लिया ही था, जिसका उत्सव इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मनाया भी गया था। जी। मैं आपको बताता हूँ, एक तो अक्की नेकी नागेश्वर राव, जो किसी भी, वो अपने आप में बहुत ही समर्थ कलाकार थे, कर्नाटक सिनेमा के नायक थे, तेलुगु फिल्म। उनकी चाणक्य और चंद्रगुप्त में उन्होंने चाणक्य की भूमिका की थी और एन टी रामाराव ने चंद्रगुप्त की भूमिका की थी।
और अगर किसी परिवार के जैसे उत्तराधिकारी मानते हैं तो नागार्जुन उनका बेटा है, अक्की नागेश्वर राव का। दूसरा तपन सिन्हा निर्देशक। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम उनके 100 साल के विरासत की बात क्यों नहीं करते? अक्की नागेश्वर राव जी के परिवार को भी लगभग और उनकी तीसरी पीढ़ी हमारे स्टेट का सिनेमा में सबसे बड़ा काम सुपरस्टार राजकुमार कर रही है। उनका भी। और सिनेमा के तौर पर देखा जाए तो नागेश्वर राव जी और उनके परिवार ने, इंक्लूडिंग नागार्जुन ने, जिस तरह की फिल्में की हैं और जिसको, जैसे अभी संत तुकाराम का नाम लिया, संत तुकाराम नाम की फिल्म में किसी भी हिंदी फिल्म के अभिनेता के पास लेकर नहीं जा सकता, ये सच्चाई है। 25 साल पहले मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता के पास गया था। मैं इतिहास पर फिल्म बनाना चाह रहा था और उस एक्टर ने मुझे पूछा, इसमें मुझे धोती पहननी पड़ेगी? मैंने कहा जी, क्योंकि दूसरा कोई उसका पर्याय नहीं है। तो उनका उत्तर ये था कि क्या इसको थोड़ा बदल नहीं सकते हैं? तो मित्रों, माफ़ करना, हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हमारे अभिनेता, हमारे निर्देशक, हमारे निर्माता इतिहास को भी बदल देंगे और बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। इसके लिए, क्योंकि उसके लिए गंभीर है ही नहीं, दर्शक भी गंभीर नहीं है, निर्माता भी गंभीर नहीं है। CBFC, मैं उसका हिस्सा रह चुका, वो हर बार एक समिति बैठाती है सिनेमा के मूल्यांकन के लिए। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि आपके इस मूल्यांकन का आधार क्या है, तो उनके पास भी आधार नहीं है। पद्मावत फिल्म का मैं नाम लेता हूँ, जिसको लेकर देश में कितनी चर्चाएं हुई, कितना विरोध हुआ। कौन मानता है कि पद्मावत, यदि हम जयसी का मान लें, तो वो स्वयं नहीं कहते कि ऐतिहासिक है। और उसमें भी प्रारंभ में पद्मावत आती है और बाद में देवी चंद्रगुप्त आ जाता है नाटक अंत में। लेकिन देवी चंद्रगुप्त किसी ने पढ़ा हो तो पता चले ना। उसी तरह से कई बातें हैं। मतलब मैं थक गया, मैंने खराब फिल्म बनाई होगी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि 4 आवाज 24 गज अंगुलिष्ठ प्रमाण ये है ही नहीं। और आप सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जरा सोचिए, ये ना तो भाषा उस समय की है। गज शब्द जो है वो सबसे पहले इब्राहिम लोदी के समय आया और अकबर के समय उसको बाद में इलाही गज कहा गया। उसके पहले गज शब्द था ही नहीं। लेकिन एक बार छोड़ देते हैं, सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, कि हमारा दर्शक बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। उसका एक उदाहरण है 4 बांस। आप मुझे बताइए, 4 बांस का मेजरमेंट कौन दे सकता है? क्या हर बांस एक जैसा उतनी ही लंबाई होगी? जरूरी नहीं है। 4 बांस 24 गज, 24 समझ में आ गया। अंगुल अष्ट प्रमाण, मेरी और अखिलेंद्र की अंगुलियों का प्रमाण अलग है। और वो शब्द भेदी बाण चला रहा है, जहां से शब्द आएगा। लेकिन लोगों के मन में भी एक इतिहास है, वो इतिहास उन्हें मन में बसा रखा है। और जब यदि आप कुछ खोद कर लेकर आते हैं, जैसे कि हमने सब रामायण, अधिकतर लोग परिचित हैं, हम हिंदू हैं, सब अधिकतर लोग होंगे। मैंने वाल्मीकि रामायण से ये प्रसंग ढूंढ के नहीं निकाला। वो प्रसंग ऐसे ही है कि जब श्री राम को वनवास होता है तो लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि भाई, हमारे पिता युवा स्त्री पर मोहित हो गए। कह के युवा थे, हमारे पिता युवा स्त्री पर मोहित हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को कारागार में डाल देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। ये लक्ष्मण वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। उसके आगे ये भी कहते हैं कि जिसके पहले भरत अयोध्या आए, उसके पहले आप सिंहासन पर अधिकार कर लीजिए। और यदि भरत भी आपके विरोध में आया तो मैं भरत के सामने लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसकी मैं हत्या कर सकता हूँ। अब जब ये हम रामायण लोगों से कहते हैं तो लोग नीचे लिखते हैं, ये कौन सी रामायण आप गढ़ रहे हैं, ये कौन सी नई रामायण आप लिख रहे हैं। जबकि सच्चाई ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन चूंकि उसके बाद हमने
गोस्वामी जी की रामचरितमानस पढ़ी और दूसरे कई काव्य पढ़े, बहुत सारी इस चीजें देश में 300 के 300 आसपास रामायण है, बदल रही हैं। सर आप कुछ पूछिए। जैसे जी। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, आप जाके जरूर खोलिए रामायण। हम सब मानते हैं कि दशरथ की 3 पत्नियां हैं, करेक्ट? आज जाके गूगल करिएगा घर पे, आप भी गूगल करके देख लीजिए, गूगल बाबा आपको संख्या दूसरी देंगे। तो कहने का तात्पर्य है, एक इतिहास है, एक परसीव्ड इतिहास है जो हम समझते हैं। तो कई बार जो विरासत, पहली बात तो क्या ये सिनेमा की जिम्मेदारी है? जब परिवार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, प्रजातंत्र के जितने स्तंभ हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सिनेमा पर क्यों लाद रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सिनेमा बार बार अपनी भूमिका, जब भी कुछ पूछने की बात आती है तो हम तो सिनेमा के हैं, जब भी कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हर चीज़ से सिनेमा भाग नहीं सकता है। मैं इसका सीधा उत्तर दे रहा हूँ। स्कूल में विद्यार्थी सुबह 7 बजे से 1 बजे लगभग 6 घंटे, और घर पर टेलीविजन के सामने, सोशल मीडिया के सामने, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो लगभग 12 घंटे रहता है। तो आपको निवेश कहाँ करना चाहिए? सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, सिनेमा पर। आप निवेश कितना करते हैं उस पर? सरकार का उस पर निवेश आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे संस्कृति मंत्रालय का बजट ही इतना कम है कि आप 140 करोड़ भारतीयों तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरे कहने का, अभी भी हम विरासत को लेकर बहुत संवेदनशील नहीं है। और ये शब्द भी, मुझे क्षमा करिएगा, हमारे समाज के जीवन में पिछले 2-3 वर्षों से आया है, और वो भी खास तौर पर मोदी जी ने अब जब से ये कहना प्रारंभ किया है विरासत, तब से ये प्रारंभ हुआ है, वरना इसके पहले विरासत की कोई बात भी नहीं करता था। डॉक्टर साहब, मतलब ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से हवा बदली देश की, हम इंडस्ट्री तो बाजारवाद पे चलती है, उन्होंने कहा अब इसी पे, विरासत पे फिल्में बनाना शुरू करते हैं तो बढ़िया होगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, माई बाप, सरकार भी खुश रहेगी। लेकिन देखने का नजरिया बिना रिसर्च के, बिना खोज परख के, हम उस रामायण में भी इंडस्ट्री कई एवेंजर्स ढूंढने की कोशिश करती, उसके तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करती। कई ऐतिहासिक फिल्मों में भी हुआ भी, हालांकि जो नाम लेके कहता हूँ, सिंघम रिटर्न, उस पे पहले लिखा आता है कि रामायण पर आधारित, लेकिन 1 दर्जन स्टार होने के बावजूद भी औंधे मुंह गिरी, क्योंकि वो रामायण पे आधारित सिर्फ उन्हीं को लग रही है। दर्शकों को पता भी नहीं कि उसके लिए एक समिति बैठाई गई थी जिसने 20 मिनट फिल्म को एडिट करवाया था रामायण के प्रसंग को। क्षमा करिएगा, रचनाकार कहता हूँ, उनके रचनाकार को ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, अविवाहित हैं। उन्होंने उनका विवाह का संदर्भ दिखाया था। अब मुझे क्षमा करिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि मूल्यांकन की समिति में मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया था कि उसमें अक्षय कुमार भी हैं, तो मेरे मित्र हैं, तो शायद मैं पक्षपात करूंगा। मेरे दूसरे मित्र उस समिति पे गए थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने आज आपको सार्वजनिक कर दिया, कि ये हमारी स्थिति है। तो क्या इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? और दूसरा, इसी से जुड़ा संदीप से मैं सवाल करना चाहूँगा कि संदीप, आप इतिहास की वो रखते हैं, जिस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ा, पूना के लोग बाजीराव मस्तानी के समय काफ़ी आक्रोश में थे कि काशीबाई और मस्तानी का डांस दिखा दिया गया और बाजीराव भी डांस कर रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें, इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? ये काफ़ी कठिन सवाल है। बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों के विचार भी आना है। तो when you say that इस पे पाबंदी नहीं, इस पे कंट्रोल नहीं करना है, then the gold standard opposition to all such questions is that freedom of expression. नहीं, सिनेमैटिक नहीं, let me finish. So you want to control freedom of expression, उसके जरिए censorship regime, ये सब आता है। My point is very simple. एक तो करो आप, अगर you want to show a distorted history and you want to make money, ठीक है आप करो, but the point is don't
take your audience as fools. The person who did this kind of approach in the recent past, आपने सिंघम की वो जो भी है movies, I don't watch these mindless movies anymore, but I don't remember the last Bollywood movie I watched in it. So that is one thing. ठीक है, they want to use this Ramayana allusion in a mindless masala action movie, but there was another movie which was so audacious in its distortion of a sacred epic like Ramayana, Adipurush. So how many somersaults that entire directorial team did? It got what? How many 60 people watched in the whole of India? I don't know. तो problem वो है, but उसका गति क्या हुआ? In the end, it was a miserable disaster. तो ये क्या होता है? There is something called, these are all the products of a deep-rooted system of deracination. So you want to take some elements from Avengers and one of those Marvel thing, and force fit it to a culture and a civilization and a society where it is completely inapplicable. It's thoroughly inapplicable. आपने संत तुकाराम जी का उल्लेख किया. So apart from in Hindi, Marathi definitely it is there. Kannada में है, Telugu में है. I think there is a Sant Tukaram in Tamil also. There is a beautiful and a highly successful Bhakti movie in Kannada. It still holds a record for both commercial success and popular appeal. Bhakta Kumbara. So meaning Bhakt, potter. So the subject is about Gora. He comes from your state, Maharashtra, and it's a blockbuster in my state. One of the landmark movies. वो इतिहास भी है, भक्ति भी है, सब कुछ है. It is a beautiful piece of art as well, which is what cinema should do instead of zabardasti thopifying all kinds of nonsense in the name of either history or whatever it is. So yeah. जी मैं एक सवाल थोड़े मैं हाँ प्लीज. मैं पिछले कुछ वर्षों से टेलीविज़न में मैंने काम भी किया है, पदाधिकारी भी रहा हूँ. अब मुझे समझ में आया कि टेलीविज़न और सिनेमा के लोग क्या देख रहे हैं, और मैं भूल जाऊँ तो मुझसे उदाहरण भी पूछ लेना. वो ये देख रहे हैं कि मनुष्य की सबसे आदिम प्रवृत्तियाँ क्या है, बेसिक इंस्टिंक्ट आपका क्या है. घृणा, ईर्ष्या, मत्सर, अपहरण, बलात्कार, यौनिकता, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, ये मनुष्य को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती हैं. और इसीलिए इसको जो केटर कर सके, यदि उस तरह के भाव सिनेमा में, सोशल मीडिया में होंगे तो दर्शक उसको ज़्यादा देखेगा. कंप्लीट एंगेजमेंट, टोटल एंगेजमेंट वो कहते हैं. अब जरा आपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक दृष्टि डाल के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह के हम वेब सीरीज भी बना रहे हैं. सर आप भूल रहे हैं उदाहरण आपने कहा था एक फिल्म आई है किल, देखी है लोगों ने? उसमें शुरू से अंत तक लड़ाई. अच्छी है बुरी है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. मेरे पास एक फिल्म आई जिसका नाम था परशुराम. उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब परशुराम पर कितनी तैयारी है. तो मैंने कहा 94 में मैंने शुरू करके बंद कर दिया था प्रोजेक्ट, तो मेरी तैयारी कितनी है ये आपको पता है. परशुराम एक जो हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं और दूसरा परशुराम जो ऐतिहासिक है, उसका मैंने अध्ययन किया. पर मैंने उनको पूछा कि आप परशुराम बनाना क्यों चाहते हैं, कौन सा दृष्टिकोण परशुराम का. वो जो नेविगेटर है, जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नाला सोपारा जिसको मुंबई में कहते हैं शुर पार्क, इस वॉज सेंटर ऑफ नेविगेशन. वहाँ जिसको बहुत बड़ा नेविगेशन यूनिवर्सिटी था वहाँ पे सोपारा, जहाँ अपने परशुराम जी भी पढ़ाते थे. अब ये लोगों को कहें तो उनको आश्चर्य होगा. तो मैंने कहा कौन सा उनका दृष्टिकोण आपको चाहिए. तो उन्होंने कहा कि किल जैसा. ही इज किलिंग पीपल फॉर 21 टाइम्स ऑल द टाइम. मारो 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 मारो.
एंड दिस मे वर्क। सो एक प्रेरणा की भूमि उनको मिल गई कि एक ऐसी फिल्म हिंसा, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है लेकिन मैं कह दूंगा, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ एक नया शब्द चल रहा है, वॉयलेंस इज अ न्यू पॉर्न। सो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम ज़्यादा हिंसात्मक होते जाएंगे, और जो भी सफल फिल्म हैं उसकी यदि आप सामाजिक उत्तरदायित्व का अध्ययन करें, वो चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं, एनिमल कोई भी हो, तो आप देखिए वो हमारे सामने क्या विचार रख रहे हैं। ठीक है सर, एक तो सवाल ऐसे होगा। एक हाँ। इसमें ये जो समाज की पार्श्विक प्रवृत्ति को और इंजेक्ट कर करके बढ़ाने का काम ही तो सिनेमा कर रहा है ना आपका। सर इसका एक छोटा सा मैं हम ये छोटा सा हमको करना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। नहीं सवाल सर, ये है कि हमें करना चाहिए या नहीं। सर इसका एक और चीज़ है, इसी में ऐड कर रहा हूँ। जिस सेक्सुअल कंटेंट की तरफ आपने इशारा किया, अगर मैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरी के हिसाब से उसको देखूं कि आपके चेतन और अवचेतन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है, तो बहुत सारी कुंठाएं ऐसी हैं जो कंडीशनिंग और समाज के पर्दे की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। जो अब तक बेडरूम में हो रहा था, अगर वो ड्राइंग रूम में हो रहा है, या समाज उस पर खुलकर बात कर रहा है या गाली दे रहा है, जो भी है, यानी जो प्राइवेट में हो रहा था, जो हम चोरी छुपे देख रहे थे, अब सार्वजनिक अगर हम उसको देख रहे हैं, फ्राइड के हिसाब से वो कुंठा थी जब सार्वजनिक हो रही है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये कोई नई चीज़ है और हमको इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। अब ये चीज़ डिपेंड करती है सिनेमा के लोगों पर कि क्या वो उसमें जस का तस परोस के उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर उसके कृष्ण पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष को दिखा रहे हैं। तो ये तो सब कुछ सिनेमा के उत्तरदायित्व का सवाल हुआ एक तरीके से। मैं तो व्यापारी हूँ, बेचूंगा। हाँ, इसमें फिर ये भी है कि आप व्यापारी हैं, आप तो बेचेंगे, और सिनेमा मतलब जब तक प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक नहीं चलेगा, आपको प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए। ये एक बात थी फ्राइड के हवाले से। सवाल मेरा OTT के पर्सपेक्टिव से है। अखिलेश जी उसका जवाब पिछली बार उसमें दे ही चुके थे, बहुत सहमति इनकी है नहीं। संगीत सिनेमा और विरासत, या संगीत सिनेमा की विरासत, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव से क्या OTT अपना योगदान उस विरासत को संभालने में दे रहा है? हाँ, तीनों से, चारों से। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अच्छा कंटेंट भी है। नहीं, मैं अच्छे कंटेंट के लिए नहीं, कंटेंट अच्छा होना और विरासत को आगे ले जाना, ये दो अलग बातें हैं। आपको बहुत सारे ऐसे धारावाहिक मिलेंगे जो मनोरंजक हैं और जो अच्छे कह सकते हैं, लेकिन क्या अभी भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रामायण को बनाइए, महाभारत को बनाइए, इस देश की जो ज्ञान परंपरा है, अभी भी आदि गुरु शंकर संघर्ष कर रहे हैं कि कोई मुझे बताए कि मैं क्या हूँ। अभी भी रामानुजाचार्य संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी गोस्वामी तुलसीदास संघर्ष कर रहे हैं। उनकी कथा लोगों को पता ही नहीं। ज्ञानेश्वर क्या कथा है, ड्रामा, लेकिन उसकी चिंता कहाँ है लोगों को? आप मेन कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ललदेव से लेकर अक पूरे महादेव तक संघर्ष कर रहे हैं। आपको चिंता है दाऊद इब्राहिम के बचपन की और ये दिखाने की कि कितना वो, इसलिए सबकी इसलिए वो मैत्री गार्गी। हाँ। आप उसको बना रहे हो। और तुमने सिगमंड फ्रॉइड का नाम लिया, ये पूना की नगरी है, ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे विद्वान यहाँ होंगे। बृहदारण्यक में जो सुक्त है, जहाँ ईश्वर के मन में पहला विचार क्या आया, डिजायर, काम, दैट वाज द फर्स्ट थॉट। लेकिन जिस तरह से हमारे कवि ने उसको कहा है, जैसे मुझे पता है कामसूत्र को लेकर मुझे कई लोगों ने कहा कि इस पर फिल्म बन सकती है क्या? मैंने कहा बन सकती है, लेकिन बनानी क्यों है ये बता दो। क्यों नहीं बन सकती है? जिस देश में पहला जिसका आचार्य नंदी माना जाता है, और नंदी से लेकर 19वीं शताब्दी तक लोगों ने लिखा है, और मैं अभी हाल में मुझे पता चला कि तेलुगु में एक महिला ने लिखा है कामशास्त्र पर। जिस देश में उसकी इतनी लंबी चौड़ी परंपरा है, बनाने का उद्देश्य क्या है ये मुझे समझा दो, फिर मैं आपको कहानी दे दूंगा। लेकिन बनाने का उद्देश्य ये है, उससे टिटिलेशन होगा, उसमें बड़े मज़ेदार सीन होंगे, लोग देखेंगे, तो मैं उसको भी मना नहीं करता हूँ। मुझे भी वात्स्यायन के रोल
के लिए प्रस्ताव आया था, मैंने कहा रहने दो, मुझे अभी नहीं करना है। सर इसमें एक बात ये नहीं लगती कि आपकी जो बहुत बड़ी जनता है, जो इसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, यानी युवाओं का देश है, पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, तो उस युवा के हिसाब से हम बना रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। होना उल्टा चाहिए था कि वो क्या लैंग्वेज यूज़ करे या क्या हो। मसलन बंदिश बैंडिट्स जो वेब सीरीज़ आई, जिसमें शास्त्रीय संगीत और रॉक और जैज़ का मिक्सचर दिखाया, फ्यूजन दिखाया, उसमें भी उस तरह के सेंशुअस सीन्स हैं, उसको आप निकाल सकते थे। लेकिन फिर बात वही है कि हम किस दौर में बड़े हो रहे हैं और पूरी दुनिया हमको कहाँ लेकर जा रही है, आपको वो भी मसाला चाहिए। और किसने हर तरह कहा की था मैं मसाला हम लोग सेंशुअस सीन के खिलाफ हैं? हम्म। पूरे भारतीय प्राचीन शास्त्रों में उसकी भरमार है, और जो तुम कल्पना नहीं कर सकते, या जो तमाम ये लोग लिख रहे हैं जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते, वो मैं बता सकता हूँ तो आपको। सर फिर कामासूत्र बनाने में फिर हर्ष क्या है? मुझे नहीं, दिक्कत मुझे ये है कि कौन सा पक्ष चाहते हो आप? क्या आप उस माइंडसेट को समझना चाहते हैं कि अचानक वात्स्यायन को क्यों लगा कि उसे फिर से कामशास्त्र पर एक और भाष्य लिखने की आवश्यकता है? क्या वो समाज स्थिर हो गया है? दूसरी बात, पहली बार कामसूत्र में, कामशास्त्र नहीं, कामसूत्र में स्त्रियों के पक्ष को भी वात्स्यायन ने रखने की कोशिश की है। उसके पहले के लेखकों ने ऐसी कोशिश नहीं की है। यदि आप ये कहते हैं कि इस पक्ष को लेकर बनाइए, मैं बिल्कुल बनाने को तैयार। ठीक है। एक अंतिम सवाल आप सभी से, सर आपसे। हमारे आपसे इसमें जस्ट टू ऐड टू इट एंड देन आई विल फिनिश माय थिंग। कामशास्त्र में एक बहुत बड़ा उस फील्ड में एक अनर्गरत्न टाइप के एक किताब है, उसका नाम है अनंगरंगा। उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो काम हमारे भारतीय मानसिकता में दो जगह प्राप्त होता है। एक, उसको पुरुषार्थ में डाला गया है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम तीसरी जगह है, और अरिषट वर्ग में डाला गया है। सो लुक एट द जीनियस ऑफ द थिंकिंग। अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो तुम्हारा अरिषट वर्ग तुम्हारा एनिमी बन जाएगा, अंततः तुम्हारा शत्रु बन के तुमको खा जाएगा। सो तीसरा, इसमें काम नाम का जो पुरुषार्थ भी है, वासना भी है। सो अगर वो रस में परिवर्त होता है, मीनिंग व्हेन इट बिकम्स सब्लिमेटेड एज आर्ट, आपको उसको सौंदर्य रस बोला जाता है, श्रृंगार रस बोला जाता है। ठीक है। सो बहुत बड़ी परंपरा है इसमें। सो यू वांट टू केटर, व्हेन यू स्पोक अबाउट ओटीटी एंड ऑल दिस वल्गैरिटी जो भी है, यू वांट टू केटर टू द मोस्ट बेसिस्ट एलिमेंट्स, जिसको प्रचोदन देकर उतना बड़ा स्क्रीन में जो भी है ओटीटी में, you want to blow it out of proportion and pretty much do whatever you want to do. Those makers, we don't know what it is, it makes them money. But यही रामायण में अनेकों ऐसे प्रसंग है, छोटे छोटे संभाषण में आता है, जब भगवान श्री राम ही इज रेडी टू गो टू द फॉरेस्ट, वनवास जाने के लिए उसकी माता जी से आशीर्वाद मांगता है, तब उसमें एक संभाषण आती है। So his mother tells him, तदन्नास तत्र देवताः, मीनिंग तुम्हारा अन्न का स्वरूप और तुम्हारा अन्न का पहचान, तुम्हारा अन्न का कंसेप्शन उतना ऐसा ही है, तदन्नास तत्र देवता। यू मेक योर गॉड्स अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड। ठीक है, ये भी है। सर लास्ट एक सवाल में, and it takes a very refined, sublime and mature mind to convert this kind of material in on screen or in writing or in any art form. ठीक है सर। कितने लोगों के लिए सामर्थ्य सामर्थ्य क्योंकि पीछे से मुझे आदेश आ रहा है। एक आखिरी सवाल हम लोग जाने वाले नहीं हैं, दिन में भी इशारे करेंगे। अखिल भाई से पूछना चाहूँगा कि आपने किताब लिखी है अभिनय, आध्यात्म और अभिनेता, तो ये जो अभी जिस तरह का सिनेमा चल रहा है, जो टोटल वायलेंस और म्यूजिक, कहानी तो बहुत ही बैकसीट चली गई है, हम साहित्य की तो क्या ही बात करें, कहानी नगण्य है, एक्शन म्यूजिक और इस पे ही चल रही फिल्म। तो क्या इस तरह के किरदार में जब अभिनेता आएगा, कहीं आध्यात्म से रिलेट
कर पाएगा उसका कहीं आपके जो विषय में आपने रिसर्च करके ये किताब लिखी है, कहीं उसका असर होगा उस पर? हम पिछले सत्र में इस पर बहुत ही विस्तार से बातें हुई है। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, आप उस अध्यात्म के बारे में पूछ रहे हैं जिस अध्यात्म को बाजार में उछाला जा रहा है। अध्यात्म का अर्थ क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। और मैंने भी जो अपने पुस्तक में चर्चा की है कि अपने भीतर की जो यांत्रिक व्यवस्था है, जो मशीनरी सिस्टम है, उसको जानना ये कैसे कार्यरत है। हमारा श्वास लेना ही अध्यात्म है, उस प्रक्रिया को जानना ही अध्यात्म है। हमारे बोलने का, हमारे देखने का, हमारे सुनने का, हमारे सूंघने का, हमारे स्पर्श का, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया अध्यात्म है। आज मूल यही है। सिनेमा की जो बातें कर रहे हैं हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि ये विघटन हो रहा है, ये विघटन हो रहा है, ये विघटन हो रहा है। मूल यही है कि अध्यात्म से कट गए हैं लोग बाहर की दुनिया में हैं, अपनी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। सबको सबके बारे में खबर है, अपने बारे में खबर ही नहीं। कारण ये है पढ़ने की आदत छूट गई, साहित्य से कट गए। कौन पढ़ता है? राइटर कहानी लेके जाएगा तो कहेंगे इस कहानी में मेरा भी नाम जोड़ दे, डुओ रहेगा। उसकी ओरिजिनलिटी उनको बचेगा नहीं कि नहीं मैं भी रहूं और मैं स्क्रीन प्ले में भी रहूंगा, डायलॉग में तेरा सोलो नाम दे दूंगा। ये मैं अनुभव किया हुआ बात बता रहा हूं आपको, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं। ऐसे होता है। कहां से लेखक आएंगे? नए लेखक आते हैं कमाल के, और सालों लग जाते हैं घोस्ट राइटिंग करते करते। उनकी कहानी पर किसी और का नाम जा रहा है, जो पैसा लगा रहा है, या बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का राइटर है कि मेरा राइटर ये भी है, इसी का नाम पहला देता हूं, तेरा दूसरा दूंगा। या तेरा नाम तो स्क्रीन प्ले में दे ही रहा हूं ना यार, या स्टोरी में दे ही रहा हूं ना, इनका जाने दे स्क्रीन प्ले डायलॉग में। ये लेवल है तो कहां से होगा? राइटिंग में चीटिंग। अरे शब्द ब्रह्म है, नक्षरते ब्रह्म। अक्षर कभी क्षय नहीं होता, अक्षर का कभी नष्ट नहीं होता। उस ब्रह्म की चोरी कर रहे हैं आप, शब्दों की चोरी कर रहे हैं। कहां से अच्छी फिल्म बनाएंगे? कहां से अच्छा मानसिकता होगा आपका? नहीं हो सकता। विघटन का मूल कारण यही है कि पढ़ना छूट गया है। पहले की फिल्मकार के राइटिंग विभाग हुआ करता था, लेखकों का एक विभाग था, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लेखक। अगर हास्य रस है तो ये लेखक का डिपार्टमेंट है, अगर रौद्र है तो इसका है, अगर वीर है तो इसका है, अगर श्रृंगार है तो इसका है। और उस तरह की बातें लिखी जाती थी और जोड़ी जाती थी। पूरा डिपार्टमेंट लिखता था, तब वो स्क्रिप्ट कंप्लीट होती थी, जब वो फिल्में बनती थी। जो स्वर्णिम युग के भारतीय सिनेमा की जो फिल्में हैं, हिंदी सिनेमा की, उनमें ऐसे काम हुआ है। लेखकों का डिपार्टमेंट ही नहीं है, पता ही नहीं है। और अब तो हिंदी में नहीं, रोमन में लिखा जाता है। कि तुम तो चांद जैसी खूबसूरत हो, और अंग्रेजी में लिख के आया है चांद, तो अगला पढ़ रहा है तुम तो चंद जैसी खूबसूरत हो। ठीक सर, अंतिम सवाल आप सबसे, एक तो जो कहना हो इस विषय पर, एक बहुत छोटे उसमें, और ज़्यादातर हमने बात जो की उस पर चिंताएं व्यक्त की हैं अपनी, और होनी भी चाहिए। नेगेटिव थोड़ा सा हम लोग को लगा सब कुछ है, अच्छा भी तो कुछ होगा। संगीत सिनेमा विरासत को लेकर अच्छा भी तो कुछ हो ही रहा होगा। दुनिया देख रही है, समझ रही है, पॉजिटिव चीज़ें एडॉप्ट तो कर ही रही है, तो अच्छे की तरफ थोड़ा सा नज़र डाल दीजिए सर। मुझे बहुत आशा है, इसलिए मुझे बहुत आशा है कि इस देश में अभी भी इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट जिस तरह से अध्ययन कर रहे हैं अद्भुत है। मतलब एक एक शब्द को लेकर वेदों पर इतने भाष्य अभी लिखे जा रहे हैं जितना पहले नहीं लिखे गए थे। और ये आशा इसलिए भी है, मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे एक पंक्ति भेजी गई फैक्ट चेक के लिए, उस
एक पंक्ति के लिए मैंने 812 पेज पढ़े और कहा ये पंक्ति इस किताब में नहीं है। तो ये मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा भी बड़े बड़े जो इसने पुस्तक लिखी, इसने जब मुझे दी तो मैंने कहा ये सबसे बड़ी बात हमारी इंडस्ट्री जो नहीं समझती है कि एक्टर की यात्रा भीतर की यात्रा होती है, वहीं से शुरू होता है। लेकिन वो किसको कहें, अगर ये बात जाके सेट पे कहेगा तो निश्चित मानना अगली बार अखिलेंद्र मिश्रा सेट पर नहीं होने चाहिए। सर एक और निर्देशक है पीछे, निदेशक है, निर्देशक नहीं, वो लगातार इशारा वो कर रहा युवराज इशारे कर रहा है। है। हाँ, तो क्योंकि मराठी के सेशन सर लेट हो रहे हैं, सब लोग सुनने के जी लिए जी बैठे हैं। सर बहुत छोटे छोटे। No, we'll wind it up. I have nothing to हम say. लोग मराठी सेशन में भी बैठ सकते हैं, हम हिंदी में Okay, because मैम क्वेश्चंस मैं ले ही नहीं पाऊंगा, किसी के नहीं ले पाऊंगा मैं। मैम नहीं, स्त्रियों को अधिकार है भाई, वो मराठी वाले रुकेंगे, मैं उनसे लड़ाई करूंगा। मी पण मराठी है, ठीक सर, ठीक। मैं मान प्लीज मैम, मैं माइक पे आपको देता हूँ।